हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर, जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर, जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, तो उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य बिंदु आप पूछना चाहें तो उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मुख्यतः हम लोग अभी जो सुल्तानपुर की डकैती है उसके बारे में बताएंगे। आप बताएं। साथियों, 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन भी साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी। उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफ़ी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन तीनों लोगों ने बनाया था।
इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था, जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी सर के अनुरोध से कि एडीजी जोन इसके बारे में और कोई डिटेल्स हो तो आपको उपलब्ध करें। एक इसको देख लीजिए, अगर जब तक कोई दिक्कत हो टेक्निकल, तो और दोबारा डाउनलोड करिए जो वीडियो चल जाए, ताकि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ। हाँ, आप बताएं। आप जैसे जो रिकवरी हुई है जैसा कि अभी एडीजी एसटीएफ साहब ने आपको बताया, इसमें 2 बार रेकी की गई थी, जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था, जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी, वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप एफआईआर देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद
इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर, जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर, जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, तो उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य बिंदु आप पूछना चाहें तो उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मुख्यतया हम लोग अभी जो सुल्तानपुर की डकैती है उसके बारे में बताएंगे। आप बताएं। साथियों, 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन भी साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान उर्फ गुजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतज़ाम किया था जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव,
विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी सर के अनुरोध से कि एडीजी जोन इसके बारे में और कोई डिटेल्स हो तो वो आपको उपलब्ध करें। एक इसको देख लीजिए, अगर जब तक कोई दिक्कत हो टेक्निकल तो और दोबारा डाउनलोड करिए जो वीडियो चल जाए ताकि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ। हाँ, आप बताएं। आप जैसे जो रिकवरी हुई है जैसा कि अभी एडीजी एसटीएफ साहब ने आपको बताया, इसमें 2 बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप एफआईआर देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर
के घंटाघर जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, तो उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य बिंदु आप पूछना चाहें तो उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मुख्यतया हम लोग अभी जो सुल्तानपुर की डकैती है उसके बारे में बताएंगे। आप बताएं। साथियों, 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो एक प्रेजेंटेशन भी साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। सर, यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, करा दिया जा रहा है। उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं जबकि
जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। इतिहास नहीं है कि क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था डकैती? भाई आपको वीडियो में दिखा दिया गया है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। सर, यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। उन्होंने जारी किया उन्होंने कि पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे
या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें। सर तो ये सर्वथा गलत है। एक निजी कार्यक्रम के दौरान डीके साहिब एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि अट्ठाईस। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। सर इसको इतिहास नहीं है कि क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था डकैती में? आपको भी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। सर, यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, करा दिया जा रहा है। उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें। तो ये सर्वथा गलत है। एक निजी कार्यक्रम के दौरान डीके साहिब एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।
सर मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। सर इतिहास नहीं है कि क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था डकैती? भाई आपको भी यही है, और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है, और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। उन्होंने डेटा जारी किया है, उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध हो। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में
पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। सर इसको इतिहास नहीं है कि क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था डकैती भाई आपको भी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। उन्होंने जारी किया उन्होंने कि पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। 60% उन्होंने बताया। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें। तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। इतिहास नहीं है कि क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था डकैती। भाई आपको भी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना
उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करेंगे। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। उन्होंने डेटा जारी किया है, उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, पीडीए 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें। तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पर बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसे भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। आपको भी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करेंगे।
तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, करा दिया जा रहा है। उन्होंने जारी किया उन्होंने कि पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, पीडीए 60% उन्होंने बताया। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। तक भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें। केजी गोल्ड बरामद हुआ है, और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहाँ किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था, और उसको ये चूँकि आशंका थी कि सर इसके बारे में चूँकि अब ये चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार देखें। शुरू से चलाइए, शुरू से चलाइए। ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है, और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी, और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। क्या मंगेश यादव पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व था? भाई आपको भी यही है, और एक समयबद्ध तरीके से समय ये 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। साथियों, अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी
की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीज़ों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीज़ें चलाई जाती हैं कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था उनको भी सज़ा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के GDP को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें
और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीज़ों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, ये कहाँ से हुआ था, वो मकान किसका है? जी, विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद किया गया है, वो मकान किसका है, कहाँ से बरामद किया? नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। ये रायबरेली में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो 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 बीएनएस के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर है। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई है। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है। हम इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार मामला गया है, 15 दिन की नोटिस मिली है डीएम सुल्तानपुर को जांच के। क्या नाम है आपका? देखिए, आप पहले इस चीज़ को सुन लीजिए, फिर हम कौन नाम है? पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है। और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ हम पूर्ण करें। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। उन्होंने पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, 60% उन्होंने ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से अपने उस पर नहीं आए हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न था मानवाधिकार आयोग का, तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से सूचना दी गई है और एक समयबद्ध तरीके से समय समय पर सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिए गए हैं। विवेचना उस थाने से हटाकर दूसरे थाने से निष्पक्ष व्यक्ति से कराई जा रही है। और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाइयाँ
हम पूर्ण करें। तो यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। उन्होंने डेटा जारी किया उन्होंने कि पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ जो पीडीए 60% उन्होंने बताया। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसके हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सज़ा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता कर लें, तो ये सर्वथा गलत है। निजी कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर पे बयान देते हैं, जबकि जियो भी है ऐसा कि 28। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, मंगेश यादव और उसके परिवार के लोगों का आरोप है और जिनको गिरफ्तार किया गया कि 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई, कभी, और मंगेश हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। भाई, आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी, और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा कल सुनाई है तो सभी की ज़बान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया। फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए, फिर भी बताया गया। सीबीआई कोर्ट ने एक्सोनरेट कर दिया। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। पुलिस जो कह रही थी सही कह रही थी। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? इस चीज़ों के बारे में राजनीतिक व्यक्ति बताएंगे। जी, वो सब बताया जा चुका है। आपको कल सभी चीज़ें दी जा चुकी हैं, और इसमें टोटल 17 व्यक्तियों के विरुद्ध हमारे एटीएस ने
कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल किया था। वही सवाल है इससे, जो नसीम नाम का एक दो मोटरसाइकिल का संदेश पड़े, दो मोटरसाइकिल जो शुरू कांड में इस्तेमाल की गई है, उसमें नसीम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल होने की बात सामने आई। वो चोरी हुई थी 8 दिन पहले, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, वो घटना की तुरंत बाद दर्ज हुई है। नहीं, वो तो जो मोटरसाइकिल चोरी का भी हम लोगों ने वीडियो जो हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया हुआ है और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को मिला है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, अपराधी इतना साक्ष्य छोड़ जाते हैं जिससे पुलिस को बहुत सहायता मिलती है। सर आखिरी सवाल एक लीजिए, काली एक्सप्रेस की जांच अभी चली रही है। आज मॉर्निंग में सर हरदोई का भी एक मामला आया है, वहाँ बताया जा रहा है कि फॉल्ट केबल जो है वो ट्रैक पे लटका हुआ था। हरदोई में ट्रेन गुजर रही थी वहाँ से, और वहाँ से फॉल्ट। उस संबंध में अंतर विभागीय बैठक सीनियर लेवल पे मेरे द्वारा स्वयं भी की गई है और सभी विभाग आपसी समन्वय से एक ऐसा SOP तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो रेल यात्री है, ट्रेन है, ट्रैक है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए और इस पे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे कि आगे की घटना साजिश तो नहीं है या टेक्निकल फॉल्ट? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे शुरुआत में रखती है। जैसे गोंडा की है, गोंडा का आप लोगों ने कवर किया कि इट वॉज अ टेक्निकल फॉल्ट। तो चीज़ें जब आएंगी, अभी से पहले ही से जब कंक्लूजन पे जंप कर जाना उचित नहीं है। हम सभी पहलू को देख के आगे की कार्रवाई जी। उसमें हमारी विशेष टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जैसे ही चीज़ें क्लियर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, अभी नहीं है, होगा तो बताएंगे, फिर बुलाएंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, आपसे वार्ता करेंगे। सर विपिन के भाई विवेक पर अपराध का ही पहला केस है, तो इसके भाई के साथ इसकी डकैती में पहली बार भूमिका आई क्या? इस संबंध में मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने, कोई व्यक्ति पहली बार भी घटना करके पकड़ा जा सकता है। ये सब चीज़ें आप इतने खुद एक्सपीरियंस्ड हैं कि इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं। क्या नहीं, वो देखिए ऐसे प्रकरणों में जब तक सारी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती और जब तक सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती, सभी संस्थाओं की किसी तरह के नाम की घोषणा करना उचित नहीं है। थैंक यू। कुछ व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। साथियों, अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में
जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं, उन चीज़ों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है, और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीज़ें चलाई जाती हैं कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है, और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के GDP को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें, और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा, वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीज़ों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, ये कहाँ हुआ था? वो मकान किसका है? जी, विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद किया गया है, वो मकान किसका है? कहाँ से बरामद किया? नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। ये रायबरेली में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था, वहाँ पर हुआ है। और आजकल
जो BNS के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर है। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे ADG ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई है। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है। हम इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज मानवाधिकार मामला गया है, 15 दिन की नोटिस मिली है DM सुल्तानपुर को जांच की। तो बताइए क्या नाम है आपका? देखिए, आप पहले इस चीज़ को सुन लीजिए, फिर हम कौन नाम है? पे सूचनाएं विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। साथियों, अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं, उन चीज़ों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है
और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीज़ें चलाई जाती हैं कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है। और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीज़ों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, ये कहाँ से हुआ था, वो मकान किसका है? जी, विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद किया गया है, वो मकान किसका है, कहाँ से बरामद किया? नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। ये रायबरेली में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो बीएनएस के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर है। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई है। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है। हम इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज मानवाधिकार मामला गया है, 15 दिन की नोटिस मिली है डीएम सुल्तानपुर को जांच की। क्या नाम है आपका? देखिए, आप पहले इस चीज़ को सुन लीजिए, फिर हम कौन नाम है? पे सूचना है
विभिन्न संस्थाओं को जाती है, वो समय से हम भेजेंगे। 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। साथियों, अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है, उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं, उन चीज़ों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीज़ें चलाई जाती हैं कि यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाह